गुजरात के वडोदरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में धमाके के बाद भीषण आग लगी और अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कल दोपहर ये आग लगी और इस आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका है, इस पर काबू नहीं पाया जा सका है, जबकि दमकल की 30 गाड़ियां इस काम में लगी हुई हैं। इतनी भीषण आग है कि जिसकी लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही हैं। हादसे की बात करें तो दोपहर के वक्त पेश आया जब बेंजीन स्टोरेज टैंक में पहले धमाका हुआ, उसके बाद ये आग किस कदर फैली कि अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। आपको बताएं, रिफाइनरी में भीषण विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई, लेकिन जिस तरीके से ये आग फैली दोपहर के बाद अब तक दमकल की तमाम टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बेंजीन को स्टोर करने के लिए एक टैंक होता है, उसमें धमाके के बाद ये आग फैलती चली गई और इस तरीके से रिफाइनरी है यानी कच्चा तेल और ढेर सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और इस वजह से इस आग पर काबू पाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इतनी विकराल आग है कि दूर से ही ये लपटे काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है और अभी भी जद्दोजहद जारी है इस आग पर काबू पाने के लिए। और यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। उनकी प्रशासन आयोग के ऑफिसर्स के साथ जो बातचीत रही वो बेनतीजा निकली। आयोग के बाहर हजारों की संख्या में ये स्टूडेंट हैं जो अभी भी डटे हुए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग ने दावा किया कि नकल को रोकने के लिए अलग अलग शिफ्ट में यानी पालियों में परीक्षा कराई जा रही है, लेकिन प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ये टर्म आया जिसके बाद से तमाम स्टूडेंट गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2024 और आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षाएं नॉर्मलाइजेशन के तहत कराए जाने के फैसले का विरोध प्रतियोगी छात्र कर रहे हैं। हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र संगम नगरी प्रयागराज में आयोग के दफ्तर के बाहर जमा है। हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी मोबाइल की लाइट जलाते हैं तो कभी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी बोतल पीट कर अपना विरोध जता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये यूपी लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 2 है, जहां इस वक्त भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थी डटे हुए हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वो इससे कतई समझौता नहीं करेंगे। आप देखिए इस तरह से जगह जगह सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठकर बोतल पीटी जा रही है, बोतल पीटकर खास अंदाज में विरोध किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। पीछे की तस्वीरें देखिए, जो भी अभ्यर्थी आपको नजर आएंगे हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, क्रांतिकारियों की तस्वीर लिए हुए हैं और नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहे हैं। तो विरोध का ये अनूठा अंदाज आपको नजर आ रहा होगा। इस तरीके से जगह जगह पर जो है सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, बोतल पीट रहे हैं और बोतल पीट करके अपना विरोध यहाँ पर जता रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा। जब तक मुझे नोटिस नहीं मिल जाएगी हम लोग यहाँ से उठेंगे। किसी भी हालत में हमें नोटिस मिलेगी तब हम यहाँ से उठेंगे। हम लोग चाहे जान चली जाए यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट नहीं स्वीकार है। तो देखिए, मामला उत्तर प्रदेश का है। प्रयागराज में यूपी संघ लोक सेवा आयोग का दफ्तर है। यही विभाग सरकारी परीक्षाओं को आयोजित कराता है और इसी विभाग ने बीते दिनों पीसीएस और आरओ-एआरओ की परीक्षा भी आयोजित कराई थी, जो पेपर लीक कांड के बाद से रद्द हो गई। अब परीक्षा की जब नई तारीख जारी की गई है तो नए सिरे से क्या है घमासान, चले समझते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखें तो शायद आसान हो समझना। आरओ-एआरओ की परीक्षा की शिफ्ट को लेकर के ये पूरा बवाल है। परीक्षा को एक दिन में ना करा करके 2 पालियों में कराया जा रहा है। 2 दिन और 2 अलग अलग शिफ्ट में पालियों में ये परीक्षा हो रही है। इसी का विरोध कर रहे हैं स्टूडेंट। छात्रों की मांग ये है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए, 2 पालियों में ना बांटा जाए। अगला पॉइंट ये है कि 7-8 दिसंबर को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होनी है, एक ये डेट है, और दूसरा है 22-23 दिसंबर को आरओ-एआरओ की 2024 की प्री यानी प्रारंभिक परीक्षाएं होनी हैं। और पिछली बार एक ही शिफ्ट में आरओ-एआरओ की परीक्षा हुई थी और इस बार इसे 2 पालियों में कराने का फैसला स्टूडेंट्स को रास नहीं आ रहा है।
यूपी के प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूटा और लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग के बाहर गदर मच गया। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस और आरओ-एआरओ की परीक्षा को 2 दिन में कराने का फैसला लिया है और छात्र इस फैसले के विरोध में हैं। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं और जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो देश के राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर के आए हुए हैं। प्रदर्शन की खबर पुलिस प्रशासन को भी थी, मजबूत बैरिकेडिंग हुई थी, लेकिन छात्रों की भीड़ के आगे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। किसी के हाथ में भगत सिंह की तस्वीर थी, कोई तिरंगा थामे नजर आया तो कोई बैनर पोस्टर के जरिए सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करता नजर आया। प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की लाठियां भी छात्रों को डिगा नहीं पाई। छात्रों का कहना है कि लाठी चले या कुछ और, वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। आयोग ने ये बदलाव अभी हुआ है, इसके पहले नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई प्रक्रिया नहीं थी। नोटिफिकेशन की बात से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने उसमें नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट सब कर दिया। मतलब ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इस तिरंगे के नीचे अपने आप को पाता है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे ये छात्र सड़कों पर आए तो सियासत भी गर्मा गई। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये है भाजपा राज में बेटियों के हालात, सड़क पर आना पड़ा लेकर तख्ती हाथ। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला तो जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सामने आए। लिखा, अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने शासनकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद रखना चाहिए। बात पेपर लीक की हो या फैसलों की, यूपी लोक सेवा आयोग आज से नहीं लंबे वक्त से सवालों के घेरे में रहा है, फिर चाहे सरकार कोई भी रही हो। उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, लेकिन सूबे के लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली हमेशा सवालों के घेरे में रही है। अखिलेश यादव राज में पीसीएस का पेपर लीक हुआ था, आरक्षण का मुद्दा खूब गरमाया था और साथ ही साथ भर्तियों में धांधली के आरोप लगे थे। तो वहीं योगी राज में भी आयोग की परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरओ-एआरओ की भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने की वजह से रद्द किया गया और इसके साथ साथ पीसीएस जे की भर्ती परीक्षा की कॉपियों की अदला बदली खुद आयोग के दफ्तर में हुई है। अब यूपी लोक सेवा आयोग की जिन 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर कोहराम मचा है, उन दोनों ही परीक्षाओं का विवादों से पुराना नाता है। पीसीएस की परीक्षा पहले ही 2 बार स्थगित की जा चुकी है, तो वहीं आरओ-एआरओ की परीक्षा को पेपर लीक के सबूत आने के बाद रद्द कर दिया गया था। आइए अब बात महाराष्ट्र की करें, जहां चुनावी शोर तेज होता जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, शब्दों के जंग के साथ साथ नए नए पैंतरे भी सामने आ रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के लिए निकले नेताओं का विरोध भी हो रहा है। शिंदे का नाम शामिल है इसमें, जिन्हें काले झंडे दिखाए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप लांडे के लिए चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे, लेकिन लौटते समय मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री शिंदे को काले झंडे दिखाने का आरोप शिवसेना यूबीटी पर लगा है, जिनमें से कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो कहीं काले झंडे तो जुबानी जंग कैसे रंग में आ रही है सामने, जरा देखिए कि महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग क्लोज आ रही है। मुद्दों से ज्यादा नारों पर जोर दिया जा रहा है। जुबानी जंग तू तड़ाक तक पहुंच गई है। इसी क्रम में समझिए ओवैसी फडणवीस के बीच वार पलटवार। ओवैसी का देवेंद्र फडणवीस पर फिर हमला। फडणवीस अयोध्या में क्यों हार गए, ओवैसी सवाल कर रहे हैं। देवेंद्र अयोध्या में कौन सा वोट जिहाद था, वोट जिहाद का उन्होंने रिप्लाई किया। फडणवीस से कहा कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं। देवेंद्र फडणवीस का ओवैसी पर यह बड़ा हमला। वोट जिहाद को धर्म युद्ध से हराएंगे, ये कहा था फडणवीस में, और इस पर पलटवार सामने आया ओवैसी का। पूरे पाकिस्तान में तिरंगा फहराएंगे, तो ये पहला बयान जिसका जवाब कुछ इस तरीके से आया। बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है और जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब
जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर आएंगे। अब वो ऐसी सुन ले, अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है। आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। छत्रपति संभाजीनगर में पहले असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोला, तो अब जवाब में छत्रपति संभाजीनगर पहुंच करके देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर एक के बाद एक किस तरीके से पलटवार किया वो भी आपने सुन लिया। यहाँ पर जो लड़ाई है वो दिलचस्प होती जा रही है। अब देखिए ओवैसी और फडणवीस के बीच ये जुबानी जंग कौन से लेवल पे है। ओवैसी छत्रपति संभाजीनगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, आप हराने के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में धारदार जुबानी जंग और तीखे बयानों ने चुनावी संग्राम को बेहद दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पहले ओवैसी पहुंचे और फडणवीस पर हमले बोले। उसके बाद फडणवीस ने संभाजीनगर पहुंचकर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना, अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे। ओवैसी फडणवीस पर आरोप लगाते रहे तो फडणवीस भी ओवैसी को उसी अंदाज में जवाब देते दिखे। तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए, डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए। 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के। तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है। ये रजाकारों के वंशज है, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे। ओवैसी ने फडणवीस के वोट जिहाद धर्म युद्ध वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। ओवैसी फडणवीस के सीएम बनने का ख्वाब देखने को लेकर भी तंज कस रहे हैं। ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। तेरे ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ शहर के नाम को लेकर भी एक दूसरे पर तीखे हमले बोले जा रहे हैं। देखना यह है कि चुनाव में जनता किसका साथ देती है।
जुबानी जंग सुनिए आपने, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तारीख जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे अघाड़ी और महायुति के नेताओं में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो और तीखी हो जा रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी लिए जाने के बाद उद्धव खुद अब महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को घेरकर खड़े चुनाव आयोग के अफसर। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गायके नाव आहे सर। हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर उद्धव और अफसरों के बीच बहस। बीच में मत आओ। महाराष्ट्र के यवतमाल से सामने आई ये तस्वीरें खुद शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने अपने मोबाइल कैमरे से उस वक्त रिकॉर्ड की जब यवतमाल में लैंडिंग होते ही चुनाव आयोग के अधिकारी उद्धव के हेलीकॉप्टर की जांच करने पहुंचे तो उद्धव ठाकरे का गुस्सा फूट पड़ा। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गायके नाव आहे सर। कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा? जी सर। ठीक है। अफसरों ने कहा कि वो बैग की जांच करना चाहते हैं। इस पर उद्धव ने हेलीकॉप्टर की तलाशी की इजाजत तो दे दी, लेकिन बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार पर गुस्सा निकालते निकालते उद्धव अपना आपा खो बैठे। देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? ठीक आहे, तपासा बॅग माझी। बॅग रिकवर आहे। माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला। बीच में मत आओ। जांच प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग करते हुए उद्धव की नजरें चुनाव आयोग के कैमरामैन पर पड़ी तो उद्धव ने उसे भी खरी खोटी सुना दी। तुझं काय रे कॅमेरा दादा? तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना। माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? विजय पटले। हा? विजय पटले। विजय पटले। कुठे राहता? एमपी। गुजरातचे नाहीत ना? यवतमाल में जनसभा में भी उद्धव ने अपनी हेलीकॉप्टर जांच का जिक्र किया। मी हेलिकॉप्टरने आल्यावरती 8-10 जण माझ्या स्वागतासाठी उभे होते। म्हटलं काय करायचंय? नाही, बॅग तपासायची। म्हटलं तपासा। त्यांचा व्हिडिओ काढलाय। मग त्या अधिकाऱ्याला विचारलं, एक लक्षात घ्या, कुठेही तुम्हाला चौकशीसाठी किंवा तपासणीसाठी अडवलं तर जे तपासतात त्यांचं सुद्धा ओळखपत्र तपासा, त्यांना कुठे नोकरीला आहे त्या नोकरीचं अपॉइंटमेंट लेटर तपासा। उद्धव ने आरोप लगाया है कि सिर्फ महाविकास अघाड़ी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और अगर ऐसा नहीं है तो सत्ता पक्ष के नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। और देखिए, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सामने आया है। दरअसल राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए मंत्री जी आए हुए थे। एक चुनावी सभा के दौरान लोगों ने पीने के लिए पानी की समस्या का मुद्दा उठाया तो साफ तौर पर उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया। मेरी बात तो जी सुनो, तुम्हारे चिल्लाने से काम नहीं होगा, मेरे कहने से काम होगा। तुम शांति सुनो, मैं समझूंगा नहीं। तुम पानी ना आ रहे हो तो कैसा हो जाता है? आपको नाम में पब्लिक चिल्लाओगे तो आप सुना कैसे? हम सुन बाड़ा भी करना आप ठीक है ना? शाम सुन बाड़ा भी करना है। अरे मत राजेंद्र जी जीतेंगे, हारेंगे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम करने की इच्छा नहीं तो यहाँ है। मैं बोल तो था कि मन में दे दीजिए। हम पहले बात तो तुम्हें 100 गना मन में आया जा वोट देना। तो देखिए, नुक्कड़ सभा में जब महिला ने अपने क्षेत्र में पानी की मांग की तो मंत्री चौधरी ने कहा कि उन्हें वोट देने की जरूरत नहीं है, वो जहां चाहे वहां वोट करें। यहां बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर हारे या जीते, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मंत्री के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल है। लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसे लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। बड़ी खबर है, यूपी के इटावा में एक परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शहर के बीचों बीच 4 हत्याओं से सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप सर्राफा कारोबारी पर लगा है। सर्राफा कारोबारी पर पत्नी और 3 बच्चों की हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो शहर के पौष इलाके में एक घर में यह शव मिला। 4 हत्याओं का आरोप सर्राफा कारोबारी पर लगा है। बताया जा रहा है घर के भीतर 4 शव मिले हैं, जहां पत्नी और बच्चों के शव बेरहमी से हत्या का आरोप सर्राफा कारोबारी पर लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पारंपरिक त्योहार इगास बग्वाल के जश्न में शामिल हुए। ये कार्यक्रम बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के घर पर आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रामदेव, साधु संत शामिल हुए। जैसे ही पीएम मोदी अनिल बलूनी के आवास पहुंचे, उनका पारंपरिक स्वागत पारंपरिक टोपी पहनाकर किया गया। उत्तराखंड की जो पहचान है,
इसके बाद इन्हीं मंत्रों के साथ पूजा किया गया। गौ पूजन, तुलसी पूजन की तस्वीरें हैं। उसके बाद इगास पर्व की ज्योति प्रज्वलित की गई। ये 4 तस्वीरें इगास पर्व जो कि दिल्ली में मनाया गया सांसद अनिल बलूनी के आवास पर, वो आपके सामने है। किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया पारंपरिक टोपी उत्तराखंड की पहनाने के बाद। दूसरी तरफ देखिए कि वो पिक्चर्स जो खुद शेयर की हैं तमाम बड़ी हस्तियों ने, खुद प्रधानमंत्री ने। तीसरी तस्वीर में उत्तराखंड की पहचान, जश्न और त्योहार मनाने के लिए लोक नृत्य, लोकगीत और उसी पे झूमते तमाम जो अतिथिगण थे उनकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से। थार चलाते हुए एक शख्स की लापरवाही सामने आई है। युवक ने अपनी थार को रेल की पटरियों पर चलाने की कोशिश की, लेकिन थार पटरियों के बीच फंस गई। इसी दौरान ट्रेन भी आ गई। लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन को टाइमली रोक लिया गया। बाद में लोगों की मदद से थार को वहां से निकाला गया, जिसके बाद वो थार को लेकर फरार भी हो गया। आरपीएफ ने थार वाले पर केस दर्ज कर लिया है। पहले तो स्टंट के चक्कर में ये पटरियों पर थार ले आते हैं, अब इनकी थार पटरियों के बीच में फंस जाती है। इसी बीच ट्रेन भी आती है। लोको पायलट ने ब्रेक लगा करके ट्रेन रोकी। गांव वालों ने आकर के इनकी थार को हेल्प करके पटरियों से हटाया और मौके से फरार है। फिलहाल रेलवे पुलिस इन्हें खोज रही है, ढूंढ रही है। इनके नंबर के आधार पर, इनकी गाड़ी के नंबर के आधार पर उम्मीद ये है कि जल्द ये गिरफ्त में होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।